हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो हमारा जीवों में श्वसन। क्या है? जीवों में श्वसन। जो हमारे जीव हैं श्वसन कैसे करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। जो हमारा इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम श्वसन क्यों करते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और श्वसन पढ़ेंगे, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं। फिर हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं, हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन, जो हमारे अन्य जंतु हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, इन सभी टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। जल में श्वसन, जो हमारा जल में है वो श्वसन कैसे करते हैं जल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पादप भी श्वसन करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं क्या ये भी श्वसन करते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। पाठ का परिचय है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। टॉपिक के बारे में हम एक एक करके कवर करेंगे। पाठ का परिचय। सभी जीवों के जीवित रहने के लिए श्वसन अनिवार्य है। जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक, सभी भी जितने भी जीवित हैं, ठीक, जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए श्वसन अनिवार्य है। जो हमारा श्वसन है क्या है, अनिवार्य है, मतलब बहुत जरूरी है। सभी जीव द्वारा वायु अंदर लेने बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, जितने भी हमारे क्या है जीव जंतु हैं, उनको वायु जो है अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जो हमारे जीव जंतु हैं या ह्यूमन्स बीइंग है, जो हमारे मनुष्य हैं, क्या हम जो मनुष्य हैं, जो हम मनुष्य हैं और हमारे जीव जंतु हों, उनके सांस अंदर लेने, ठीक, जो हम वायु अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, वायु अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन के समय जो वायु हम अंदर लेकर जाते हैं, श्वसन के समय जो हम वायु अंदर लेकर जाते हैं उसे हम ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। जो हम सांस लेते हैं, मतलब जो श्वसन के समय जो हम वायु अंदर लेकर जाते हैं उसमें क्या पर्याप्त मात्रा किसको, तो ऑक्सीजन की। और जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक, और जो हम वायु बाहर निकालते हैं या हम जब सांस छोड़ते हैं जो उससे वायु निकलती है बाहर, ठीक, जब हम सांस छोड़ते हैं जो वायु निकलती है उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है या होता है। ठीक, देखो बेसिकली सिंपल से क्या कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक, जो हम सांस लेते हैं, ठीक, तो उसमें जो सांस लेते हैं उस वायु में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। और जब हम सांस छोड़ते हैं अंदर से हमारी जब वायु बाहर निकलती है, अंदर की जो वायु है बाहर निकलती, उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो फिर इस प्रकार हम श्वसन के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं इसी प्रकार, और हम जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो हम छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक, यह ऑक्सीजन हमारे भोजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती। जो यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारे भोजन, जो हम भोजन करते हैं तो उसके साथ मिलकर यह क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब क्या, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, जिससे हम क्या दिन भर के जितने भी कार्य हैं हम कर सकते हैं। ऊर्जा से हमें क्या, जितने भी हम कार्य करते हैं हम ऊर्जा के द्वारा तो करते हैं ना। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन तंत्र द्वारा किया जाता है, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, एक क्या है, जो सांस अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, किसके द्वारा होता है, तो श्वसन तंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो श्वसन तंत्र द्वारा किया जाता है। क्लियर है इतनी चीज, क्लियर है। हाँ, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु या ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ठीक, यह हमें क्या ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है या करता है। ठीक, क्लियर है। हम श्वसन क्यों करते हैं ये टॉपिक है हमारा। तो सभी जीव सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं।
जितने भी जीव होते हैं सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये किससे बने होते हैं, कोशिका, जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक, जिस इकाई से वो बने होते हैं। कोई भी जीव होता है कोशिका से बने होते हैं, जितने भी जीव होते हैं सब में क्या है, एक न एक कोशिका से बने होते हैं। जो कोशिका, जो जीव होते हैं सबसे छोटी इकाई होती है, जो जीवों की सबसे छोटी इकाई, उसी को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक। सभी जीव कैसे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। और जो जीव होता है, कोई भी जीव हो, तो उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये कोशिका है। क्या, कोशिका है, ठीक। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखो ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक। किसी जीव की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, किसी भी जीव की या सभी जीव की सूक्ष्म, ठीक, सबसे छोटी मतलब सूक्ष्म, किसी भी जीव या सभी जीवों की सबसे सूक्ष्म, ठीक, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक। और प्रत्येक जीव किससे मिलकर बने, कोशिका से, क्योंकि इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक। फिर है, जीवों को प्रत्येक कोशिका पोषण, जीवों की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपीड़ित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है, कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जो हमारी कोशिका होती है, क्या होती है, जो हमारी कोशिका होती है, देखो, एकल कोशिकी और बहुकोशिकी। हम मनुष्य क्या है, बहुकोशिकी हैं। हम मनुष्य क्या है, बहुकोशिकी हैं। एक कोशिकी नहीं, बहुकोशिकी हैं। जो हम मनुष्य हैं, हम कैसे हैं, तो बहुकोशिकी हैं। इसमें ये बोला, जीव की प्रत्येक कोशिका, ठीक, जो भी जीव होता है, जो कोई भी जीव हो, उसकी प्रत्येक कोशिका, ठीक, पोषण और परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित, ठीक, करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है, ठीक। फिर हमारा इन कार्यों को करने के लिए कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जितने भी, देखो, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक, कोशिका जो है क्या कर रही है, कार्य कर रही है हमारे शरीर के अंदर। हमें क्या, पोषण, परिवहन, ठीक, उत्सर्जन और जनन जैसे ये कार्य करते, तो इन ये सभी जितने भी कार्य हैं, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, ठीक, ये जनन, ये सब कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या, ऊर्जा की आवश्यकता होती, ऊर्जा की आवश्यकता होती, श्वसन से ऊर्जा मिलती है। ये जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा कहाँ से, कोशिका को भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये श्वसन से ही मिलती है। ये सारी क्या है, हमें क्या आवश्यकता ही तो है, श्वसन से हमें क्या, श्वसन की आवश्यकता ही तो है। देखो भाई, कोशिका को क्या है कि सभी प्रकार के जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी मतलब सबसे सूक्ष्म इकाई क्या, इस बने होते हैं, मतलब बने होते हैं। इसमें ये बता रहा, सभी जीवों के सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या, कोशिका है, ठीक। सबसे छोटी इकाई से बने होते हैं, उस इकाई को हम कहते हैं कोशिका। जो इकाई सबसे छोटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। और जो हमारी कोशिका है उसको परिवहन, उत्सर्जन, ठीक, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें क्या, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब करने के जो भी कार्य हैं, इसके कोशिका के जो भी कार्य करने के लिए क्या, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उसको श्वसन से ही मिलेगी, ठीक, उसको श्वसन से ऊर्जा मिलती है। भोजन में संचित, ठीक, ऊर्जा, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मित, ठीक, होती है। जो भोजन होती है, जो भोजन हमारा होता है, उसको श्वसन के समर्थ निर्मित होती है, ठीक। क्या होती है, वो क्या है, भोजन की सहायता से ही क्या, श्वसन भी ऊर्जा के समृद्ध होता है। अब भोजन और ये जो हमारा श्वसन क्या है, ऊर्जा में मदद करते हैं। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। कहाँ, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। करने के लिए श्वसन की क्या क्रिया आवश्यकता होती है, प्राप्त होता तो है। और ये प्राप्त करने के लिए जो सभी क्या, ये सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है, पर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या, श्वसन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हमारे जितने भी जीव जंतु हों, उनको क्या, भोजन से क्या मिलता है, भोजन से ऊर्जा मिलता है। और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनको क्या होती है, उनको श्वसन की आवश्यकता होती है, उनको श्वसन की आवश्यकता होती है।
क्लियर इतनी चीज। श्वसन के प्रक्रिया में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक, ये जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक, जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, क्या करते हैं, पहले हम सांस के द्वारा हम वायु को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं। ये जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, पहले क्या, तो हम सांस के द्वारा ऐसे करते हैं ना, सांस के द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक, वायु में ऑक्सीजन होती है, और हमारे पहले ही मैंने बता रखा है कि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या, हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर की वायु उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर इतनी चीज। फिर क्या है, इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्या बोला, इस वायु में सांस द्वारा, ठीक, अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। ठीक, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी तुलना में, उस वायु की तुलना में कार्बन डाई की मात्रा हमारे शरीर में क्या अधिक होती है। अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। क्या होती है, समृद्ध होती है, समृद्ध होती है। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। इतनी बात समझ सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंतर प्रत्येक कोशिका में ले जाती है। ठीक, क्या, जब हम सांस लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें उपस्थित वायु, जब हम सांस लेते हैं, जो वायु में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों और अंतर प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है, ले जाई जाती है। ठीक, सिंपल से समझो, सिंपल से समझो। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारी सांस के द्वारा वायु है उसमें उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो यह क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और अतः इसमें क्या होता है, ठीक, अंतः ये जो है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के, ठीक, वायु में क्या ऑक्सीजन होता है उपस्थित, और ऑक्सीजन से क्या होता है, जो हमारे विभिन्न प्रकार हैं शरीर के भाग में, ठीक, शरीर के विभिन्न भाग हैं, ठीक, विभिन्न प्रकार के भाग हैं शरीर के, उसमें क्या होता है, ये जाती है वायु, उसमें ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद फिर क्या होती है, प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। फिर क्या, अंतः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। ठीक, फिर शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, कोशिकाओं में जाती है। ठीक, इसके बाद कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। ये जो कोशिका है, जो हमारी कोशिका है, ठीक, ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन, ये जो कोशिका है इसमें जो हमारा क्या ऑक्सीजन जाता है, तो ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन हमारे भोजन को विखंडन में सहायता करती है। भोजन के विखंडन में क्या करती है, सहायता करती है। ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। फिर कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, ध्यान समझना, कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो हमारा भोजन होता है, ठीक, जो हमारे कोशिका में भोजन होता है उसके विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या, उसको विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या होता है कि इसमें कोई जो कोशिका होती है हमें भोजन के विखंडन के, क्या, भोजन के विखंडन में, भोजन के विखंडन में जो जो विखंडन में प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है, जो विखंडन में क्या होती है, प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है, प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका में जो भोजन होता है, ठीक, कोशिका में जो भोजन होता है उसको विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि कोशिका भी तो, कोशिका के अंदर भी भोजन है, ठीक, और भोजन को विखंडन भी होगा, और जब भोजन का विखंडन होगा ये प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त रहती है। ये अपने मतलब अंदर ही ऊर्जा इसके रहती है, तो अंदर ऊर्जा मुक्त होती है,
इसी को हम क्या कर सकते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक, क्लियर है चीज। फिर हमारा सभी जीवों के कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक, सभी जीव, ठीक, सभी जीवों की कोशिकाओं में, जितने भी जीव हैं उनकी कोशिकाओं में कौन सा श्वसन होता है, तो कोशिकीय श्वसन होता है। कौन सा, कोशिकीय श्वसन होता है। जितने भी जीव हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक, कोशिकीय श्वसन होता है। फिर कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, देखो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या है, भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, और जल में विखंडित हो जाता है। तो कोशिका के अंदर क्या, ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज जिसे हम भोजन, ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडित हो जाता है, और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग करके और ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। फिर है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। ठीक, जब ग्लूकोज का विखंडन ठीक, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, क्लियर है नीचे। देखो, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, यह ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है। ठीक, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह कौन सा श्वसन कहलाता, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडित हो जा सकता है, भोजन विखंडित हो सकता है, तो यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। देखो, जब ऑक्सीजन जो हमारा ग्लूकोज विखंडित होता है ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा। ठीक, ग्लूकोज जो हमारा है, ग्लूकोज विखंडित होता है ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन के द्वारा। जो हमारा ग्लूकोज है वो खंडित होता है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा। ठीक, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज विखंडित हो सकता है, तो यह प्रक्रिया का अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। समझ में बात। फिर भोजन में विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये हमारा दे रखा है ग्लूकोज, ये क्रिया हम करके देख रहे हैं। देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन बताते हैं ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा, ठीक है। फिर है हमारा ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ईस्ट है ईस्ट जैसे जो हमारा ईस्ट जीव है, एक जीव है, इस तरह के अन्य जीव, मतलब अन्य और भी जो जीव हैं, ठीक, जो अन्य भी और भी जीव हैं, वो क्या रहता, ठीक, वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वायु ना भी हो तब भी वो क्या जीवित रह सकते हैं। वायु अगर ना भी हो तब भी वो जीवित रह सकते हैं, ठीक, वायु ना भी हो तब भी वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या एकल कोश की है। ईस्ट है, अमीबा है, ये क्या एक कोश की है। और हम मनुष्य जो हैं ये हम बहुकोश की हैं। फिर है ऐसे जीव अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अवायव जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अवायु जीव कहते हैं। तो क्या हमारा ईस्ट क्या अवायु श्वसन में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये अगर ऊर्जा कहाँ से, अवायु में ही तो प्राप्त करे। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं,
वायु की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। तो मतलब ये क्या है कि अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या अवायु जीव कहते हैं, ठीक। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, नोटिस, ठीक, जो नोट है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। देखो ये देखो, ईस्ट एक कोशिकीय, ठीक, एक कोशिका जीव है। ईस्ट अवायु रूप से श्वसन करते हैं, ठीक, ईस्ट अवायु रूप से श्वसन करते हैं, ईस्ट अवायु रूप से श्वसन करते हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया में के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया के समय में क्या एल्कोहल निर्मित करते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहल निर्मित करते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहल निर्मित करते हैं, ठीक। अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में के लिए किया जाता है, ठीक। जो एल्कोहल है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो शराब और बियर बनाने में करते हैं, ठीक। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो एल्कोहल का निर्मित होता है। जो देखो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट क्या एक कोशिकीय जीव है, ठीक। अवायु रूप से नहीं श्वसन करते हैं, क्या करते हैं, अवायु रूप से श्वसन करते हैं, अवायु रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में एल्कोहल उत्पन्न होता है, क्या होता है, एल्कोहल निर्मित होता है, मतलब ठीक, एल्कोहल निर्माण होता है, निर्मित होता है, ठीक, उत्पन्न होता है। अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में करते हैं, ठीक, यह किया जाता है, ठीक। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, ग्लूकोज अनुपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया, ठीक। जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति में, ठीक, अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है, एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाते हैं, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा है, ठीक, ठीक, समीकरण के द्वारा है, निम्न समीकरण के द्वारा है। देखो ये समीकरण दे रखा है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक, एल्कोहल है, एल्कोहल के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ठीक। फिर हमारी पेशी कोशिका भी अवायु रूप से श्वसन कर सकती है। जो हमारी पेशी कोशिका है, ठीक, हमारी कैसी पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायु रूप से भी श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसी थोड़े समय तक ही कर सकती है, ज़्यादा नहीं, यह ऐसा थोड़े समय के लिए ही कर सकती हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकती हैं, ठीक। वास्तव में यह प्रक्रिया उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। तो वास्तव में यह प्रक्रिया तब होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अस्थायी रूप से कमी हो जाती, ठीक। तो हमारे शरीर में जब अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो यह क्या करता है, ऐसी होती है, ठीक। ये प्रक्रिया वो होती है, मतलब पेशी कोशिका अवायु रूप से श्वसन कर सकती है, ठीक, थोड़े समय के लिए, क्योंकि क्या बोल क्या रहा, ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती, जब कमी हो जाती, व्यायाम करें या कोई कार्य करें, ठीक है, व्यायाम करें, कोई कार्य करें, तेज़ी से दौड़े, कई घंटों तक टहलें और साइकिल चलाएं, ठीक। तो ये भारी ऊर्जा के काम है ना, क्या भारी वजन है, ये भारी ऊर्जा के काम है, मतलब अधिक ऊर्जा के कार्य हैं, तो इनमें क्या अधिक ऊर्जा भी लगेगी। देखो ना, व्यायाम करें, ठीक, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने, अनेक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी जितने भी कार्य सबके लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है, ठीक, ऊर्जा के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। अगर ऊर्जा है तो हम कार्य कर सकते हैं। अब इन सभी कार्यों में अधिक ऊर्जा लगती है, क्या है, अधिक ऊर्जा लगती है, तो लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, ठीक है। जो हमारे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी स्थितियों में हमारे शरीर में, ठीक, पेशी कोशिका अवायु श्वसन द्वारा ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा कर देती हैं, ठीक, ये करती हैं। तो पेशी कोशिका होती है जो हमारी, तो पेशी कोशिका होती है तो अवायु श्वसन के द्वारा, क्या, अवायु श्वसन के द्वारा, जहाँ पे ऑक्सीजन ना उपस्थित हो ना, तभी तो अवायु श्वसन के द्वारा, ऑक्सीजन ना उपस्थित हो, ठीक, अनुपस्थित हो ना, उपस्थित ना हो, इस वजह से तो अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त को मांग को पूरा कर देती है, क्या करती, पूरा कर देती
है। फिर है हमारा ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज दे रखा है, मतलब पेशी में, ठीक, ग्लूकोज दे रखा है पेशी में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ठीक, मतलब प्लस ऊर्जा, ठीक। ऐठन तब होती है, ऐठन क्या है, ठीक, ऐठन, ऐठन तब होती है जब पेशी अवायु रूप से श्वसन करती हैं, ठीक, जो हमारी पेशियां हैं, ठीक, जो ऐठन तब होता है जब हमारी पेशियां अवायु रूप से क्या करती है, श्वसन करती हैं, क्या करती है, श्वसन करती हैं, जो हमारी पेशियां अवायु रूप से क्या करती है, श्वसन करती हैं। फिर है हमारा इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो आंशिक विखंडन क्या करता है, आंशिक विखंडन लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है आंशिक विखंडन के बाद लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर हमारा लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, संरचना पेशियों में, संचयन पेशियों में जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है संचयन पेशियों में ऐठन उत्पन्न करता है। तो जो हमारी पेशियां उनमें क्या करता है, ऐठन उत्पन्न करता है, वो कौन करता है, तो लैक्टिक अम्ल करता है, क्या करता है, लैक्टिक अम्ल करता है, ठीक। संचयन पेशियों में क्या करता है, ऐठन उत्पन्न करता है, कौन, लैक्टिक अम्ल, ठीक। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐठन का आराम मिलता है। गर्म पानी या मालिश करवाने से हमें क्या, ऐठन से हमें क्या मिलता, आराम मिलता है। ये क्यों होता है, तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर के मालिश कराने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। तो रक्त का संचरण क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक, संचरण बढ़ जाता है, इस वजह से हमें आराम मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ठीक। फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल से विखंडन हो जाता है, ठीक। जो ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीजन है, उसकी आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है, क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक, क्लियर है। क्योंकि ऐठन इसका लैक्टिक अम्ल के द्वारा, ठीक, लैक्टिक अम्ल संचरण पेशियों में ऐठन उत्पन्न करता है, ठीक, लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो हमारे शरीर में क्या ऐठन उत्पन्न होता है, ठीक। ऐठन तब होता है जब पेशियां अवायु रूप से श्वसन करती हैं, ठीक, जो हमारी पेशियां होती है अवायु रूप से श्वसन करती है तो हमारे शरीर में ऐठन होती है, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक, क्लियर है, क्लियर है भाई। क्या है, श्वसन। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन या सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वसन हमारा श्वसन होता है, तो श्वसन क्या आता है, हम जो वायु को अंदर लेते हैं, मतलब अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक, समृद्ध वायु को हम अंदर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो हम श्वसन में क्या होता है कि हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं। फिर है हमारा ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर समृद्ध बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है अंतः श्वसन। जब हम वायु को अंदर लेते हैं, मतलब हम सांस द्वारा ली जाने वाली हवा को हम अंदर जब लेते हैं तो यह हमारा अंतः श्वसन कहलाता है। अब हम जब बाहर सांस छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं, तो यह हमारा उच्छ्वासन कहलाता है। फिर है हमारा, यह एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव को जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्राप्त होता रहता है, ठीक। यह सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है और जीवन में हर समय का, देखो हर एक समय तुम्हें ये पर्याप्त होता है, ठीक। अगर जीवित रहने के लिए हमें हर समय क्या सांस लेना पड़ता है, मतलब सांस श्वसन करना पड़ता
है, क्योंकि जीवन भर अगर जीवित रहने के लिए हमें क्या है, हर समय की ज़रूरत है, या हमें हर समय की ज़रूरत है, या हमें हर समय की ज़रूरत है। ठीक, फिर हमारा कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो प्रति मिनट में, ठीक, जो प्रति मिनट में, ठीक, जो प्रति मिनट में श्वसन करता है, कोई भी व्यक्ति जो प्रति मिनट में श्वसन करता है तो श्वसन दर की, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहलाती है, श्वसन दर कहते हैं। ठीक, एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार भी सांस कर मतलब लेता है, ठीक, एक व्यक्ति है वो 1 मिनट में जितनी भी बार सांस लेगा, जितनी बार सांस लेगा, कोई व्यक्ति है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, मतलब जितनी भी बार वो सांस लेगा वो, ठीक, जितनी बार भी वो सांस लेगा उस श्वसन दर, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहलाता है। ठीक, ये श्वसन करता है या सांस लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहलाता है, श्वसन दर कहलाती है। क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है, समझ में आ रहा? एक बच्चा बोला फास्टली बोला, बाबू स्लोली है इतना, अब थोड़ा इस स्पीड में नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा वैसे में, पर अगर बाबू इतनी थोड़ा रफ्तार नहीं पकड़ेंगे ना तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लग जाएगा ना। क्लियर है? हाँ देखो, 1 मिनट में जो व्यक्ति श्वसन मतलब सांस लेता है, 1 मिनट में कितनी बार भी, जो जितनी बार वो सांस लेगा या श्वसन करता है, 1 मिनट में जितनी बार ये सांस लेगा या सांस श्वसन करता है उसी को हम कहते हैं श्वसन दर कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़? हाँ देखो, जब सांस अंदर लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतः श्वसन, बाहर छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उच्छ्वासन। ठीक, क्या कहते हैं, उच्छ्वासन। ठीक, उच्छ्वासन, उच्छ्वासन। ठीक, फिर इतने पर क्या, अंत श्वसन और उच्छ्वासन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। ठीक, अब भाई क्लियर है, अगर सांस हम अंदर लेंगे तो बाहर भी तो छोड़ेंगे, तो मतलब अब जब अंदर ले रहे हैं तो हमारा क्या, अंतः श्वसन, अब बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या, उच्छ्वासन। अंदर ले रहे हैं सांस को, हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो उच्छ्वासन, बाहर छोड़ रहे हैं तो सॉरी, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं अंतः श्वसन, ठीक, अंतः श्वसन। ठीक, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो अंतः श्वसन, और बाहर छोड़ रहे हैं तो उच्छ्वासन, बाहर छोड़ रहे हैं तो उच्छ्वासन। मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हम वायु को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं तो यह हमारा अंतः श्वसन है। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो यह हमारा क्या हो गया, उच्छ्वासन। क्या होगा, उच्छ्वासन। क्या हो गया, उच्छ्वासन। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? फिर देखो, एक श्वसन अथवा सांस का अर्थ है कि अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। ठीक, एक श्वसन, ठीक, एक श्वास मतलब एक श्वास या सांस का अर्थ है। ठीक, एक श्वास या एक सांस का अर्थ है, एक सांस या एक श्वास का अर्थ है कि जब हम अंतः श्वसन और एक उच्छ्वासन है। ठीक, देखो एक सांस जब बोलेंगे ना, एक बार सांस लियो, क्या ले, एक बार सांस लियो, कहते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि एक बार सांस लेके दिखाओ। ठीक, एक बार सांस लियो, एक बार, तो एक बार सांस का मतलब होता है कि अंतः श्वसन को लेकर और उच्छ्वासन को लेकर दोनों को मिलाकर ही एक सांस बनेगी। ठीक, अंतः श्वसन और उच्छ्वासन, अंतः श्वसन, ठीक, यह अंतः श्वास, ठीक, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। ठीक, उच्छ्वासन, ठीक, दोनों को मिलाकर ही क्या बनेगा, एक श्वास। ठीक, एक श्वास या सांस। ठीक, जब किसी व्यक्ति की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, तो वह तेजी से सांस लेने लगता है। ठीक, अगर भाई किसी भी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है, उसको अधिक एनर्जी चाहिए, मतलब अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है, कोई व्यक्ति उसको अधिक कार्य करने के लिए, कोई कार्य कर रहा है उसको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब ऊर्जा की अधिक ज़रूरत है हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हम अधिक सांस लेते हैं, जी, मतलब जल्दी मतलब तेजी सांस लेने लगते हैं। ठीक, जल्दी तेजी सांस ले, क्योंकि क्या, ऊर्जा को करता है। ठीक, क्लियर है नीचे? इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब भाई जब जल्दी सांस लेगा क्या होगा, जब जल्दी सांस लेगा तो क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। भाई सांस हम क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए, हमें ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, तभी तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति भी तो होगी, मतलब ठीक, आपूर्ति होगी, मतलब पूर्ति होगी। ठीक, कोशिकाओं में। ठीक, फिर क्या है, यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब भाई ऑक्सीजन जाएगी तो भोजन की जो है विखंडन अधिक होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, भोजन विखंडन होगा। हमारे शरीर में जब विखंडन होगा तो क्या
हमें जाहिर सी बात है क्या एनर्जी मिलेगी, मतलब ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ठीक, ऊर्जा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होगी, अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होगी। क्लियर है इतनी चीज़? क्लियर है बाबू? ठीक। फिर है हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं इसके बारे में बात करें। ठीक, हम श्वास कैसे लेते हैं अभी हमने पढ़ा पहला, ठीक, श्वसन। क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। अब हम पढ़ेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक, हम आज का पूरा चैप्टर जितना है पूरा श्वास, ठीक, ये श्वसन। ठीक, हम श्वसन कैसे लेते हैं, मतलब हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम अपने नाखूनों नास द्वारा से वायु को अंदर लेते हैं। ठीक, देखो हम अपने नाक के ही द्वारा तो वायु को अंदर लेते हैं, हम अपने नाक के द्वारा ही तो वायु को अंदर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे नाखूनों, नाखूनों, ठीक, नास द्वारा। ठीक, नास द्वारा मतलब नाक के द्वारा ही तो हम सांस को अंदर लेते हैं। ठीक, नाक के द्वारा, दोनों जो छेद बन रखे हैं ना चेहरे पे, यहाँ पे नाक, इन्हीं के द्वारा तो हमारे सांस, ठीक, वायु को अंदर लेते हैं, मतलब हवा को अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नास गुहों में चली जाती है। ठीक, अब हम सांस को मतलब हम हवा को, वायु को अंदर लेंगे। ठीक, नाक के द्वारा। अब यह नाक से हमारे क्या है, कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाए, अंतः श्वसन द्वारा नाखूनों से नासागुह में चली जाती है, तो नासागुह में चली जाती है। ठीक, नासागुह में चली जाती है। नाक से हम नासा से मतलब हवा लेंगे तो ये कहाँ पे, नासागुह में चली जाएगी। नाक से हम क्या, नाखूनों से, ये जो हमारी नाक है मतलब नथुनों मतलब नाक। ठीक, यहाँ से हम क्या सांस लेंगे, मतलब हवा लेंगे, वायु को लेंगे, और ये हमारे कहाँ जाए, नासागुह तक चली जाती है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? नली से बाहर होकर हमारे शरीर के फेफड़ों में, फुसफुस में जाती है। कहाँ पे, फेफड़ों के फुसफुस में जाती है, और फेफड़े वृक्षगुह में स्थित होते हैं। ठीक, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, फेफड़े वृक्षगुह में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं, फेफड़े वृक्षगुह में स्थित होते हैं। और जो हमारी क्या है, हमारी जो हमारी नासा जो नली है, मतलब नासागुह है, क्या, नासागुह है जो हमारी श्वास नली के द्वारा, ये हमारी क्या है, नासा, क्या है, ये हमारी क्या है, नासा है, ये क्या है, नासागुह है, क्या है, नासागुह है। यहाँ से हम क्या, वायु को अंदर लेते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं जब, तो वायु अंदर जाती है, और वायु यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमारी क्या है, श्वास नली, ये सारी क्या है, श्वास नली होते हुए ये कहाँ पे जाती है, तो हमारी वृक्षगुह, क्या है, वृक्षगुह कहाँ स्थित है, फेफड़े, और फेफड़े में जाती है, मतलब वायु हमारी क्या, श्वास नली। देखो सिंपल समझो। देखो हम यहाँ पे क्या है, नासागुह है, नासागुह से हम क्या लिए, वायु लिए, वायु हमारी श्वास नली से होते हुए कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में जाती है। कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ा हमारे कहाँ स्थित होते हैं, वृक्षगुह में स्थित होते हैं। फेफड़े हमारे कहाँ स्थित होते हैं, वृक्षगुह में स्थित होते हैं। फेफड़े हमारे कहाँ स्थित होते हैं, वृक्षगुह में स्थित होते हैं। और ये हमारी जो श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं ये कहाँ पे जाती है, तो हमारे फेफड़ों में, फुसफुस में जाती है, हमारे फेफड़ों में, फुसफुस में जाती है। ठीक, फिर वृक्षगुह पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। जो हमारा वृक्षगुह होता है, मतलब हमारा जो वृक्षगुह होता है, ये किससे, पसलियों से घिरा हुआ होता है, मतलब घिरे हुए होता है। ठीक, पसलियों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम, ठीक, मध्यपट, ठीक, मध्यपट कहलाती है। डायफ्राम मतलब मध्यपट कहलाती है, मध्यपट कहलाती है डायफ्राम। ठीक, उसके बाद क्या है, वृक्षगुह को आधार प्रदान करती रहती है। ठीक, ये करती है, जो हमारा वृक्षगुह होता है, वृक्षगुह को क्या आधार प्रदान करती है, उसको क्या करती, आधार प्रदान करती है। क्लियर है इतनी चीज़? तो फिर हमारा श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजड़े की गति सम्मिलित होती है। जब हम श्वास लेते हैं, मतलब हम जब श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं हमारे श्वास में, तो उसमें डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम का और पसलियों के बने पिंजड़े की गति शामिल रहती है, क्योंकि ये दोनों ही गति करती है, ये दोनों भी गति करती है, तभी तो हम सांस लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, हमारा अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब हम सांस लेते हैं, मतलब श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर, क्या होती है, पसलियाँ ऊपर। ठीक, ये जो हमारी पसलियाँ हैं ये हमारी क्या है, यहाँ पे क्या है, हड्डियों का जो पिंजड़ा सा बना होता है, हड्डियों का जो पिंजड़ा सा बना होता है, हड्डियों का जो पिंजड़ा सा बना होता है। ठीक, हड्डियों का जो पिंजड़ा सा बना होता है, हड्डियों का पिंजड़ा सा बना होता है, यहाँ पे जो पिंजड़ा सा बना होता है, ये
ये हड्डियों का पिंजड़ा सा बना होता है, ठीक। ये हड्डियों का जो पिंजड़ा सा बना होता है, इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, पसलिया कहते हैं, ठीक। पिंजड़ों को हम क्या कहते हैं, पसलिया कहते हैं। तो यही पसलियों को हम, जो ये पसलिया है और डाईफार्म है, ये क्या है, डाईफार्म है। ये जो डाईफार्म है, ये डाईफार्म होता है यहाँ पे। तो उसको क्या, ये दोनों की क्या गति शामिल होती है, ये दोनों की क्या होती है, गति शामिल रहती है, ठीक। अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर, श्वसन के समय क्या, पसलियाँ ऊपर, श्वसन के समय क्या, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ठीक। और ये डाईफार्म नीचे की ओर गति करती है, ठीक। ये गति करता है। और डाईफार्म क्या था, जब डाईफार्म क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, ठीक। डाईफार्म क्या माना, जो नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, ठीक। डाईफार्म करा नीचे की ओर, क्योंकि सांस लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर क्या, यह गति हमारी वृक्षगुह के आयतन को बढ़ा देती है। जो हमारी वृक्षगुह है, इसके आयतन को क्या करती है, बढ़ा देती है, इसके आयतन को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक। और वायु फेफड़ों में आ जाती है। जब बढ़ा देगी तो वायु क्या फेफड़ों में आ जाएगी, क्योंकि वृक्षगुह में ही स्थित क्या होती है, फेफड़े स्थित होते हैं। वृक्षगुह में क्या स्थित होते हैं, फेफड़े स्थित होते, देखो ना, फेफड़े वृक्षगुह में स्थित होते हैं। तो ये फिर जब आयतन बढ़ जाएगा वृक्षगुह का, तो क्या होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन आएगी, मतलब फेफड़ों में वायु आएगी, ठीक। फिर क्या है, उच्छ्वासन, ठीक। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की ओर, अंदर की ओर गति में आ जाते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या, जब सांस छोड़ते हैं, ठीक। उच्छ्वासन के समय जब सांस छोड़ते हैं, ठीक, उच्छ्वासन के समय पसलियों नीचे की ओर, अंदर की ओर आ जाती है, और जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। जो हमारे क्या, सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, मतलब उच्छ्वासन में के समय हमारी पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है, मतलब नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। इसमें क्या होता है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। जो हमारा डायफ्राम हो तो ऊपर पूर्व स्थिति में आ जाएगा। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम बन रखे हैं, उनको जाके एक बार देख लेना, ठीक। इसमें वृक्षगुह, इसमें क्या, वृक्षगुह, इसमें वृक्षगुह का आयतन, ठीक, कम हो जाता है। इसमें वृक्षगुह का आयतन कम हो जाता है, ठीक। इसमें वृक्षगुह का आयतन कम हो जाता है, क्योंकि इसमें वृक्षगुह का आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक, इस क्या होता है, नीचे और अंदर की ओर आ जाता है, तो जैसे इसमें क्या, वृक्षगुह का आयतन कम हो जाता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक। जब हम सांस लेते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो मतलब आयतन घट जाता है, ठीक। जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, और इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों से क्या, बाहर ढकेल दी जाती है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? क्लियर है ना, इतनी बात समझ में। क्योंकि क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो इसका देखो, तो क्या है, सीना चौड़ा हो गया ना, सीना चौड़ा मतलब पसलियों को पिंजड़ा क्या, आयतन बढ़ गया, क्या आयतन बढ़ गया। अब जब सांस छोड़ रहे तो क्या होता है, आयतन कम हो गया ना, आयतन कम हो गया, ठीक। आयतन क्या हो, ठीक। देखो, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हमारा डायफ्राम क्या है, ठीक, नीचे की ओर गति कर। देखो हमारा डायफ्राम क्या, नीचे की ओर गति कर रहा, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा क्या, डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, क्या, ऊपर की ओर गति करता है, मतलब ठीक, मतलब पूर्व स्थिति से पहले जैसे आ जाता है, ठीक। क्लियर, निकालते हैं, ठीक। हम उच्छ्वासन से बाहर क्या निकालते हैं, अब इसके बाद उच्छ्वासन से ही समझ जाना, वायु बाहर निकालते हैं। उच्छ्वासन से ही समझ जाओ कि वायु बाहर निकालते हैं। हम जिस वायु को अंतः श्वसन अथवा उच्छ्वासन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। वह क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। देखो इसमें उच्छ्वासन में क्या होता है, गैसों का मिश्रण होती है। देखो हम जो अंतः श्वसन के द्वारा जो हवा लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं, अंतः श्वसन के द्वारा जो हम वायु लेते हैं, अंदर जो लेते हैं, अंतः श्वसन मतलब अंदर लेते हैं, ठीक। वो उच्छ्वासन के द्वारा बाहर निकालते हैं, मतलब हम बाहर निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं उच्छ्वासन, ठीक। उच्छ्वासन उसी को कहते हैं। हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित नहीं करते हैं। यह नहीं कि हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही उच्छ्वासित करते हैं, नहीं, बल्कि उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो उच्छ्वासित जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस करते हैं, नहीं, उसके साथ अन्य गैसों का मिश्रण भी करते हैं, ठीक।
अगर हम दर्पण के आगे उच्छ्वासित छोड़ेंगे तो हम उसकी सतह पर धुंधली दिखाई देगी। ठीक, जैसे कि कोई शीशा है, ठीक, आप शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे फूंक मारोगे तो उसमें देखो धुंधला धुंधला सा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं उसमें अपना नाम लिखते रहते हैं, ठीक, कहीं क्या नाम लिखेंगे, ठीक, नाम का पहला लेटर लिखेंगे, कहीं क्या कार्टून वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे गाड़ी के शीशे देखो, उसमें जैसे कि धूल मिट्टी पल पड़ के मतलब पड़ जाती है ऊपर, तो उसमें नाम लिखते रहते हैं ना, ठीक है, कार्टून वगैरह बनाते रहते। तो उसी तरह हम देखो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ठंडियों के दिनों में देखो ऐसे करके देखो, तो देखो वो धुंधला धुंधला सा शीशा हो जाता है ना। अभी भी सुबह भी देखो करके, सुबह सुबह करके देखो शीशे के सामने खड़े होकर, तो वो धुंधला धुंधला सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं कि हम नाक से ही वो करते हैं, ठीक, अगर मुंह से भी हम करेंगे तो ऐसे भी करके देखना, अगर नाक से भी हम तेजी से करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ नाक से ही करेंगे तब मुंह से ही करेंगे, नहीं, दोनों से हो जाएगा। ऐसे भी करें तो ऐसे भी करेंगे तब भी, ठीक है, धुंधला धुंधला सा शीशा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ उच्छ्वासन के साथ खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस नहीं निकलती है, अन्य गैसों के मिश्रण भी निकलते हैं, ठीक है। ठीक, इस कारण इस इसका कारण नमी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी होता है। इसके कारण क्या होता है, नमी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी होती है, गैस में क्या होती है, नमी होती है ना, इस वजह से होता है। ठीक, अंतःश्वसन और उच्छ्वासित वायु, ठीक, अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत, ठीक, मतलब जो अंतःश्वसन होता है और उच्छ्वासित होता है उनमें जो है गैसों का प्रतिशत बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का प्रतिशत देखो अंतःश्वसन श्वासित वायु में अंतःश्वासित वायु में जो हमारा ऑक्सीजन है वो 21% है। कितना? 21%। जो मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें जो वायु ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो 21%। ठीक, 21%, मतलब 21%। ठीक, फिर है और जो फेफड़े में सारे क्या फेफड़े में जाते हैं, क्या फेफड़े में, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, 0.04%। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर से वायु ग्रहण करते हैं, ठीक, वायु हम जो ग्रहण करते हैं मतलब वायु को हम जो अंतःश्वसित करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.04% हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो हम फेफड़ों से छोड़ते हैं मतलब उच्छ्वासित वायु, जो हमारी उच्छ्वासित वायु होती है, उच्छ्वासित वायु होती है, मतलब उसमें हमारा 16.4% ऑक्सीजन होता है। 16.4% मतलब 16.4% ऑक्सीजन होता है। 16.4% ऑक्सीजन होता है, मतलब 16.4% ऑक्सीजन होता है, और हमारा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 4.4%। अन्य जंतु वो में श्वसन, जो हमारे अन्य जंतु वो श्वसन कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प मतलब सांप, ठीक, और पक्षी आदि जंतुओं में वृक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। ठीक, वृक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। ये जो हाथी है, हमारे शेर है, गाय है, बकरी है, मेढक है, छिपकली आदि, ये भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, इनके जो है वृक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति, मनुष्यों की ही तरह उनमें भी फेफड़े होते हैं, मनुष्यों की ही तरह उनमें भी फेफड़े होते हैं। तो काकरोच फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, कॉकरोच है, जैसे कि काकरोच। ठीक, काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, उसके जो ऊपरी चिकनी भाग होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं काकरोच के। ठीक, अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। जो भी किसी अन्य प्रकार के भी कीटों या के शरीर में जो अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनके भी शरीर के ऊपर जो है, मतलब जो शरीर के इस प्रकार छिद्र होते हैं, शरीर के ऊपर जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक, कीटों में शरीर के इस भाग में छिद्र होते हैं, कि वो जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन छिद्रों को श्वास रंध्र कहलाते हैं। ठीक, उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। जो कीटों के जो छिद्र होते हैं जो छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक, श्वास रंध्र। ठीक, ठीक, श्वास रंध्र। ठीक, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु
नालियों का जाल बिछा होता है, ठीक, जो श्वास प्राण या वातक कहलाते हैं, ठीक। श्वास प्राण, ठीक, श्वास प्राण और वातक, ठीक, दोनों का मतलब सेम होता है, या श्वास प्राण कर लो या वातक कर लो। कीटों के गैस के विनिमय, ठीक, जो कीट होते हैं उनके गैस के विनिमय के लिए, ठीक, वायु नालिका का एक जाल बिछा होता है। जो वायु नालिका का जाल बिछा होता है उसे श्वास प्राण या वातक कहलाते हैं। उनके लिए जो वायु के लिए क्या बिछा होता है, जाल बिछा होता है, ठीक। नलियों का क्या होता है, जाल बिछा होता है। नलियों का क्या बिछा होता है, जाल बिछा होता है, ठीक। क्लियर इतनी चीज। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों, ठीक, में जाकर शरीर के ऊतकों में विसारित होती है और शरीर के प्रत्येक भाग की कोशिका में पहुंचती है, ठीक। इसमें क्या बोला गया, ऑक्सीजन जो वायु है श्वास रंध्रों से श्वास नलों के जाकर, ठीक, मतलब श्वास रंध्रों जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक, जो अन्य जीवों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम श्वास रंध्र बोलते हैं। श्वास रंध्रों से हमें क्या बताया जा रहा है, श्वास रंध्रों से वो वायु जाकर शरीर के अन्य ऊतकों, ठीक, शरीर के अन्य ऊतकों में जाकर विसारित हो जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। और प्रत्येक, जैसे कि हमारे नाक के द्वारा जाती थी, ठीक, हमें, ठीक, नासा गुहक, ठीक, किसके द्वारा जाते थे हमारे, हाँ, जैसे कि हमारे हमारे शरीर के अंदर सांस किसके द्वारा, तो नासा गुहक से ही जाती थी ना, नासा गुहक, ठीक, नासा गुहक, ठीक, नासा गुह मतलब होता है, नासा गुह मतलब, हाँ, जैसे कि हमारे शरीर में सांस किसके, नासा गुह द्वारा होती थी, ठीक, नासा गुह मतलब यहाँ से जाती थी, फिर श्वास नली से फिर, ठीक, वृक्ष क्या है, ठीक, वृक्ष गुहा में क्या स्थित होता है, तो हमारा फेफड़े, ठीक, वे फेफड़ों में जाते थे। पर यहाँ पे क्या, तो श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर, श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर, पहले श्वास रंध्रों में जाएगा और श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के अन्य ऊतकों तक कोशिका में, ठीक, विषारित हो जाती, शरीर के अन्य ऊतकों में विषारित हो जाती। विषारित होने के बाद क्या, कोशिकाओं में विषारित होने के बाद प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, ठीक, प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। क्लियर इतनी चीज। फिर हमारे इस प्रकार की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नली में आती है, ठीक, इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली से में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, ठीक, जिस प्रकार आती है, ठीक, जिस प्रकार वो श्वास नली द्वारा वायु को ग्रहण करती है उसी प्रकार वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलियों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, ठीक, जिस तरह आती है उसी तरह वो वापस भी जाती है, ठीक, जिस प्रकार वायु लेती है उसी प्रकार वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, मतलब हवा छोड़ती है, ठीक, रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, ठीक, ये दोनों हमारा श्वास नाल और श्वास प्राण है, ठीक, प्राण ये प्रणाल किस में पाया जाता है, तो ये केवल कीटों में ही पाया जाता है, ठीक, ठीक, पाए जाते हैं, ठीक। जंतुओं में अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक, जंतुओं के अन्य जो समूह होते हैं ऐसी व्यवस्था और किसी में नहीं पाई जाती है, ठीक, ऐसी व्यवस्था और किसी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। फिर एक दे रखा है हमारा केचुआ, ठीक, केचुआ अपनी त्वचा में श्वसन करते हैं, ठीक, केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जो उनका शरीर रहता है उसी की जो ऊपरी त्वचा रहती है उससे ही श्वसन करते हैं, ठीक। केचुआ अपनी त्वचा में स्पष्ट करने आर्द्र और संश्लेषित प्रतीत होती है, ठीक, मतलब चिकनेट प्रतीत होती है, ठीक। फिर उसके इसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है, इसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है क्योंकि उसका चिकना भाग रहता है, ठीक, ठीक, वो त्वचा से ही तो क्या करता है, त्वचा स्पष्ट आर्द्रता और संश्लेषित प्रतीत करता है, ठीक, इसके द्वारा वो गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है, क्लियर है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, जो हमारे मेढक होते हैं उसमें मनुष्य की ही तरह के फेफड़े होते हैं, मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं, तथापि वो अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। और मेढक जो हमारे मेढक होते हैं वो हमारे ही जैसे उनके भी फेफड़े होते हैं और वो त्वचा से भी श्वसन करते हैं,
जो आर्द्र और संश्लेषणी होते हैं, जो आर्द्र और संश्लेषणी होते हैं। फिर है जल में श्वसन। जल में जलीय जीव जो रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु कैसे श्वसन करते हैं, ठीक। जल में श्वसन, तो हमारे मछलियों में क्लोम, क्या क्लोम या गिल पाए जाते हैं। जो हमारी मछलियाँ होती है इसमें क्लोम या गिल पाए जाते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। जो क्लोम होता है, जो क्लोम पाया जाता है वो मछलियों की सहायता करता है, किसमें, ऑक्सीजन ग्रहण करने में, ठीक। जो क्लोम होता है जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी क्या करता है, सहायता करता है। जल में घुली ऑक्सीजन की उपयोग करने में उनकी सहायता करता है, मछलियों की क्या करता है, सहायता करता है क्लोम। वो भी क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम जो होते हैं, जो क्लोम होते हैं त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। जो मछलियों के क्लोम होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो जल में जो पानी में घुली ऑक्सीजन होती है उनका उपयोग करने में सहायता करते हैं, उनका उपयोग करने में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है, जो गैस विनिमय में सहायता, रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और गैसों विनिमय में सहायता होती है, मतलब करती है, ठीक, सहायता करती है, ठीक। क्लोम के ही द्वारा क्या उनको ऑक्सीजन उपयोग करने में सहायता करते हैं, ठीक। फिर है क्या पादप भी रक्त श्वसन करते हैं। जो हमारे पादप मतलब पेड़ पौधे भी क्या श्वसन करते हैं, क्या हमारे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, मतलब पादप भी श्वसन करते हैं। तो अन्य जीवों के बाद भी पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, ठीक। अन्य जीवों की तरह ही पादप पेड़ पौधे भी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक। ये जीव वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, ठीक। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, ठीक। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों, ठीक, इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है, ठीक। इनका भी उसी तरह है जैसे कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की ही तरह है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विखंडित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है, ठीक, निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते जो रंध्र कहलाते हैं, ठीक। पादप जो होता है, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनकी, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय, ठीक, विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पादप कोशिका है वो वायु कहाँ से, तो वो मृदा में उपस्थित जो मृदा में उपस्थित होती है, ठीक, मृदा में उपस्थित वायु को पादप कोशिका ग्रहण करती है, क्या करती है, ठीक, उनको क्या करती है, ग्रहण करती है। जो मृदा में उपस्थित क्या होती है, पादप कोशिका होती है, उसको ग्रहण करती है, ठीक। और पत्तियों में नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो पत्ती होती है हमारी उनमें नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं, मतलब देखो ना इधर देखा, पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो सूक्ष्म मतलब नन्हे नन्हे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक। पादप में मूल, ठीक, मूल मृदा, जो पादप है हमारा पेड़ पौधे उनमें मूल मृदा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक, मतलब वायु उपस्थित होती है, वो ग्रहण कर लेते हैं। जो मृदा में क्या ऑक्सीजन या वायु उपस्थित, मृदा में वो वायु उपस्थित रहती है उसको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, ठीक। उसको ग्रहण करने के बाद पत्तियों में नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, और ये गैसों का विनिमय होता है इनमें, मतलब क्या है, गैसों का विनिमय होता है, ठीक, विनिमय होता है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है, पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है। पादप होते हैं, जो हमारे पादप होते हैं अन्य सभी कोशिकाओं की भांति भी मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो हमारे पादप होता है मतलब पेड़ पौधे होते हैं उनको अन्य सभी कोशिकाओं के जैसे, जो हमारे पादप पेड़ पौधे होते हैं अन्य सभी कोशिकाओं के जैसे ही उनको ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब
अन्य जैसे सभी जीव जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे पेड़ पौधे और पादप को भी हमारी जो अन्य कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर हमारा मूल, ठीक, मूल मृदा करोड़ों के बीच खाली स्थानों को मृदा, ठीक, जो हमारे मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके बीच के खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं, मूल करोड़। तो वायु अवकाशों, ठीक, वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, वही बात मैंने जो अभी पहले बताई है कि जो है मृदा से क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या मृदा से जो ही वायु अवशोषित करते हैं, मतलब वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक, मृदा से ही वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको हो गया मृदा वाला भी। ठीक, पादप कोशिका श्वसन करते हैं या नहीं। ठीक, ये भी हो गया टॉपिक ख़त्म। तो आपके जितने भी टॉपिक हैं मैंने इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर किसी भी टॉपिक से लेकर किसी को कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर होता है समाप्त। किसी भी टॉपिक से लेकर किसी को कोई भी रिलेटेड कोई डाउट हो, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाबू, हम ये नहीं, ये एक तरीके से मैं पूरा चैप्टर का तुमको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर करवाने लगेंगे बाबू, कुछ आप बुक के सॉल्व कर लेना, वो ठीक है। इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कराने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बाबू। हाँ, देखो हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अलग अलग वीडियो बना के उनको इम्पोर्टेंट ये चैप्टर, जैसे मैं चैप्टर पढ़ा दिया तो उसके बाद उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो बनाने की, शूट करने की मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ, तुम लोग चाहते हो तो मैं सबके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मतलब कोई भी टॉपिक का या कोई भी चैप्टर का मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से लेकर उसके इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाले चांसेस वाले क्वेश्चन को मैं करा के जाऊँगा। ठीक है, तो जल्द ही लेकर आएंगे। देखो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो भी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। हाँ, यहीं पे ये होता है पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, हाँ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट से अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा लॉकर कोचिंग सेंटर नाम से चल रहा है, आप लोग उस पर भी जा सकते हो। ठीक, यूट्यूब पे तो पूरी प्ले लिस्ट बन रखी है भाई, यूट्यूब पे पूरी प्ले लिस्ट बन रखी है। यूट्यूब पे तो आप पूरे चाहे इंग्लिश ले लो चाहे मैथ ले लो। ठीक, 0 लेवल से पूरी इंग्लिश क्लासें मैंने डाल रखी। क्लास 6 की मैंने अभी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाऊँगा। ठीक है, दोनों मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को कोर्स। तो आप लोग भी देखो, अपने भाई और बहनों को भी दिखाइए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक, अपने दोस्तों दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके तक पहुंच जाए और सभी लोग इसको देखो। वीडियो कैसी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइएगा। ठीक है।